शाम के 5:30 बजे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिस में जॉइंट डायरेक्टर रैंक का एक ऑफिसर चाय का कप पीते हुए अपने सामने एक महिला जूनियर आईबी ऑफिसर के साथ बैठा था और चर्चा चल रही थी। उस डिस्कशन के दौरान जॉइंट डायरेक्टर ने अपनी सबॉर्डिनेट को ये बात बोली कि आपको पता है कि आपका ग्रेटेस्ट ऑपरेशनल लेवल का एसेट क्या है। वो महिला 1 मिनट के लिए शांत हो गई, ऑफिसर भी शांत हो गया, लेकिन 1 मिनट के बाद जब ऑफिसर ने बातचीत दोबारा चालू करी, उसने कहा कि आपका ग्रेटेस्ट ऑपरेशनल एसेट आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी नहीं है, आपका लैंग्वेज नहीं है, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है, पर आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस लेवल पे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ये है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि उस इन्वायरमेंट में किसी को ये भनक नहीं होती कि वहां पर सबसे घातक महिला इस मोमेंट पर और कोई नहीं बल्कि आप हैं। ये बात सुन के सामने बैठी हुई 26 वर्ष की अनुपमा को ये चीज स्पष्ट हो गई कि जॉइंट डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। उसको ये चीज का इंडिकेटर मिल गया कि उसका अगला ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला है जहां पर उसको अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा अपने आप को प्रोफेशनली, सिस्टमैटिकली, और वो भी ऑन पर्पस। 26 साल की अनुपमा भुवनेश्वर से एक उत्कल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर की बेटी, जिनकी 2 बेटियां थीं, जो अक्सर खाने के टेबल पर बैठ के जब दोनों बेटियां बड़ी हो रही थीं तो कानून के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में चर्चा करते थे। अपनी बच्चियों को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की ही सीख नहीं दी बल्कि उन्होंने उड़िया लिटरेचर में भी उनको माहिरता दिलवाई। आज यही अनुपमा 26 वर्ष की होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में होने के बाद, एक ऐसा रिसर्च पेपर उसने लिखा था जो कि कम्युनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन अर्बन एरियाज पे, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसके साथ संपर्क साध के उसको रिक्रूट किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर ने जब अनुपमा को रिक्रूट किया, उस समय उसकी फाइल में एक पॉइंट नोट किया गया था कि अनुपमा के पास एक नेचुरल गिफ्ट है। वो नेचुरल गिफ्ट है कि वो किसी भी सोशल इन्वायरमेंट को बहुत एनालिटिकल तरीके से समझ पाती है, एग्जामिन कर पाती है। और इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के बोर्ड ने रिक्रूटमेंट के टाइम पर उसकी फाइल में ये भी लिखा था कि इस महिला की एनालिटिकल कैपेबिलिटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम आएगी। लेकिन आखिर लाइन उसकी रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड में लिखी गई थी कि अनुपमा को रिक्वायरमेंट है पर्सनालिटी सेपरेशन की। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जो जॉइंट डायरेक्टर के सामने भी थी जब वो अनुपमा के साथ बैठकर उस शाम चाय पी रहे थे। क्योंकि पर्सनालिटी सेपरेशन का मतलब है एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका जिसके तहत ये बात उसको कन्विंस की जाए कि आपका काम कुछ ऐसा होगा जहां पर प्रोफेशनली और सिस्टमैटिकली आपको ऑन पर्पस अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा। और वही चीज़ के लिए अनुपमा को उस शाम ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग दे के उसको एक आईबी के ऑफिसर के साथ एक भारत के बड़े राज्य में एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में भेजा गया। ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल था। एक भारत के बड़े राज्य में एक रेडिकल नेटवर्क बन चुका था। ये रेडिकल नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पुराने अटेम्प्ट्स उस रेडिकल नेटवर्क के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के फेल हो चुके थे। वो फेल इसलिए हो चुके थे क्योंकि अभी तक जितने भी अधिकारी वहां पर गए उन्होंने बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रयोग किया, जिन ट्रेडिशनल मेथड्स के प्रयोग से कहीं ना कहीं वो हमेशा एक्सपोज हो जाते थे। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव अलग था। इस बार ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, क्योंकि पुराने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए थे, तो उनको ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर हमें उस रेडिकल नेटवर्क के अंदर घुसना है तो वहां पर महिलाओं के तहत ही घुस सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अचीव करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अनुपमा के से बेटर कोई एसेट नहीं था। इस रीजन से अनुपमा की जो सोशियोलॉजी की ट्रेनिंग थी उसको काम में लाते हुए अनुपमा का एक प्रोफाइल क्रिएट किया गया। उसको एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ही को ऑफिसर के साथ मैरिड बनाकर उस स्पेसिफिक लोकेलिटी में भेजा गया। वहां पर अनुपमा पहले तो जाकर कुछ लंबे समय तक अपने पति के साथ सिर्फ रही। पति ने एक दुकान खोली, दुकान के तहत वो अपना काम करता रहा 2 साल तक।
इस ऑपरेशन में कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ एक एक्ट हुआ, ब्लेंडिंग इनटू द इन्वायरमेंट। ब्लेंडिंग इनटू द इन्वायरमेंट का मतलब है कि 2 साल तक आप एक ऐसे कवर में रहते हैं कि उस इलाके के किसी व्यक्ति को भनक ही ना हो कि आप कर क्या रहे हैं, आप हैं कौन, आए क्यों हैं, कैसे आए हैं। 2 साल तक जब चीज़ें ब्लेंड हुई, 2 साल तक जब वहाँ पर ट्रस्ट बना, कम्युनिटी के लोगों से वहाँ पर बातचीत हुई, तब जाकर अनुपमा ने अपनी एकेडमिक नॉलेज और अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट किया। धीरे धीरे उसके बाद अगले 5 साल अनुपमा एक एक करके उस रेडिकल नेटवर्क की महिलाओं के साथ जुड़ी। उसको एक्सेस मिलने लगा हर एक उस ऐसे कमरे का जहां पर उन कमरों में वो महिलाएं बैठ के रेडिकलिज्म की चर्चा करती थी। हर एक उस कमरे का उसको एक्सेस मिला जहां पर इस रेडिकल नेटवर्क की स्ट्रक्चर, इसकी फंक्शनिंग, इसकी फंडिंग, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस, इंटरनेशनल डोनर्स, इन सब की चीज़ें उसको धीरे धीरे मालूम होने लगी। 5 साल तक अनुपमा से भी उन कमरों में कई बार उसकी राय भी ली गई और उस राय को उसने दिया भी, ऐसे सोचते हुए जैसे वो उस पूरे ऑपरेशन का एक हिस्सा है। कई बार उसने कंट्रीब्यूट भी किया ये पॉइंट्स बताकर कि रेडिकलाइजेशन और बढ़ाई कैसे जा सकती है, क्योंकि ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव ये था, ब्लेंड ऐसे करो कि अगले को भनक भी ना लगे कि आप सिर्फ ब्लेंड नहीं करने आए, उसको अंदर से तोड़ने आए हो। और वहां पर जब उसने कुछ स्ट्रेटजीज बताई, ऑफ बीट स्ट्रेटजीज रेडिकलाइजेशन की, जो वो बाकी महिलाएं सोच भी नहीं पा रही थी, उससे उसकी प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट बढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंस वहां बढ़ी, उसका महत्व बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि ये एक महिला है जो आई है हमारी सफलता के लिए, हमारे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस महिला का प्रयोग अवश्य है। 9 साल तक ये लंबा ऑपरेशन चला। 9 साल के इस ऑपरेशन के बाद जो इंफॉर्मेशन दिन प्रतिदिन आती गई, स्ट्रक्चर, फंडिंग, फंक्शंस, इंटेंशंस, डोनर्स, कनेक्शंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक एक उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल लेयर को तोड़ा। और सब कुछ तोड़ने के बाद 9 साल के बाद जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ, अनुपमा उस पर्टिकुलर थिएटर को छोड़ के वापस आई। वो पर्टिकुलर रेडिकल नेटवर्क कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। लेकिन 9 साल की इस इंटेलिजेंस से ये भी पता चला कि जिस स्टेट में वो ऑपरेशन चल रहा था, वो रेडिकल नेटवर्क केवल उसी स्टेट में नहीं, बल्कि 9 साल की इस इंटेलिजेंस से ये भी पता चला कि वो ऑपरेशन लगभग 13 राज्यों में चल रहा था। और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हर एक उस राज्य के अंदर उस नेटवर्क को तोड़ा। 9 साल एक महिला ने अपने जीवन के इस देश के लिए जो समर्पित किए, एक चीज तय है कि आज इस कॉन्टेक्स्ट में जब 9 साल के बाद अनुपमा अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करके इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में वापस आई, तब वहां पर जब उसकी डीब्रीफिंग हो रही थी, उस डीब्रीफिंग के दौरान ये चीज नोट की गई कि अब अनुपमा को कूलिंग ऑफ पीरियड देना होगा। और 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पेड लीव दी गई, जिसके लिए अनुपमा को बोला कि वो अपने घर भुवनेश्वर वापस जा सकती है। और वो गई भी। और जब वो गई, जब वहां पर बैठ के वो अपने पिताजी के साथ उसी खाने के टेबल पर जब खाना खाते हुए दोबारा से वो चर्चाएं शुरू हुई जो उसके स्कूली टाइम पर होती थी, कॉलेज के टाइम पर होती थी, जब पिताजी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों के बारे में जब चर्चा करते थे, तब अनुपमा उस समय एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब जब 9 साल के बाद अनुपमा वहां गई और अनुपमा जब वहां पर टेबल पर बैठ के अपने पिताजी के साथ चर्चा करती थी, जब पिताजी उसके कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में सवाल पूछते थे, अनुपमा उस समय ब्लैंक होती थी, उसके पास जवाब नहीं होता था। क्योंकि 9 साल के इस ऑपरेशनल पीरियड में उसने जो इंटेलेक्चुअल सप्रेशन झेला, आज इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइल में वो इंटेलेक्चुअल सप्रेशन दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन ये दर्ज जरूर हुआ कि उस 9 साल में 13 राज्यों के अंदर का एक रेडिकल नेटवर्क जो अनुपमा की वजह से टूटा, भारत आज इस पर्टिकुलर चीज के लिए अनुपमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। लेकिन हर एक ऐसे ऑपरेशन के पीछे जो एक अनसेड स्टोरी इस प्रकार की एक इंटेलेक्चुअल सप्रेशन की थी, जिसके तहत ये एबिलिटी जो उसकी उस समय एक शार्पनेस की और एक एनालिटिकल एबिलिटी की थी,
जब वो ख़त्म हो गई, कोई इंटेलिजेंस फाइल इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाती। भारत के जाबाज इंटेलिजेंस अधिकारी देश के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, लेकिन दैट कॉस्ट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सिक्योरिंग भारत।